आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, लोकपाल और लोकायुक्त। इन संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। इन संस्थाओं के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, जानते हैं कि भ्रष्टाचार से संबंधित है, इसलिए ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन संस्था क्या काम करती है। तो इनके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे, इनके अंतर को भी जानेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है? तो ये देश में सतर्कता के मामलों में सर्वोच्च संस्था है, जो केंद्र में केंद्रीय सेवाओं यानी सेंट्रल सर्विसेज और अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज, नेशनलाइज्ड बैंक यानी जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, पीएसयूज वगैरह हैं, उनके कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गई शिकायतों की निगरानी करती है, उन पर रिपोर्ट तैयार करती है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अधीन उन शिकायतों का निपटारा करवाती है विभागों के द्वारा। विभागों को भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर सुझाव देती है, योजनाएं बनाने में उन्हें सहायता करती है, यानी भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए उसके लिए उपाय सुझाती है। भ्रष्टाचार हो गया है उनके लिए कार्रवाई सुझाती है। इसके अलावा जो लोग विभागों में भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं उन लोगों को विसिल ब्लोअर कहते हैं, जो शिकायत करते हैं, उजागर करते हैं, उनकी सुरक्षा करती है, यानी विसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा करती है। और यदि विसिल ब्लोअर ने किसी अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध झूठी शिकायत की है तो उनको दंड भी देती है। और विसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए 2014 में एक कानून आया था, विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। तो यहाँ पर ये दो कानून आपको याद रखने हैं। एक तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और दूसरा विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इन दोनों से गाइडलाइंस सीबीसी को प्राप्त होती है। अब अगली बात आती है कि सीबीसी की स्थापना कब हुई। सीबीसी क्या है ये समझा हमने, सीबीसी की स्थापना कब हुई। तो सबसे पहले के संथानम समिति की सिफारिश पर फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई। सिर्फ मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव जो होती है हमारी, यानी कार्यपालिका जो हमारी होती है, उसके कार्यपालक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना हुई फरवरी 1964। आगे चल करके राष्ट्रपति ने इसके लिए एक अध्यादेश जारी किया और जिससे कि इसको वैधानिक दर्जा मिल सके। और फिर 2003 में संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित कर इस संस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया। ध्यान रखेंगे, संवैधानिक शब्द है ये, संवैधानिक शब्द नहीं है। संवैधानिक दर्जे का मतलब होता है संसद द्वारा गठित कोई प्राधिकरण या संस्था। इस तरह से दो डेट हम याद रखेंगे सीबीसी की स्थापना के संबंध में। एक फरवरी 1964 जब एक कार्यपालक आदेश के द्वारा, मंत्रिमंडल के आदेश के द्वारा इसका गठन हुआ, और 2003 याद रखेंगे जब इसे संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित करके संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो ये बिंदु हुआ। अब बिंदु आता है कि इसकी स्थापना क्यों की गई। तो देखो, पहली बात, सरकारी योजनाओं में सरकार से जो भी सहायताएं विभागों को मिलती हैं उनमें आप सभी जानते हैं काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, सरकारी पैसे का बंदरबांट होता है।
और एक कहावत आपने सुनी होगी, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि केंद्र यदि लोगों तक 1 रुपया भेजता है तो सिर्फ 15 पैसे ही उन तक पहुंचते हैं, यानी 85 पैसे बीच में ही खर्च हो जाते हैं। हालांकि इसका ये मतलब नहीं था कि वो 85 पैसे पूरे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। वो बीच में जो मशीनरी होती है उसके भी खर्चे होते हैं, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा था, भ्रष्टाचार की बात वो ज़्यादा कहना चाहते थे। तो कहने का मतलब हुआ कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी एक आम बात है। तो भ्रष्टाचार पर सतर्कता के क्षेत्र में सीवीसी जो है वो मार्गदर्शन देने, सलाह देने वाली एक एजेंसी है। यानी विभागों में भ्रष्टाचार पर कैसे रोक लगाई जाए, एक तो होने से पहले ही उन्हें रोका जाए कि भ्रष्टाचार हो ही ना, ऐसी परिस्थितियां, ऐसे नियम कानून हों, ऐसे तरीके निकाले जाए, और फिर यदि भ्रष्टाचार हो गया है तो फिर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो। इस तरह से ये आवश्यकता महसूस की गई और तब हमने केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। तो हम कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार पर सतर्कता के लिए देश की नामित एजेंसी है, प्राधिकृत है, और इस तरह से इसकी स्थापना इन उद्देश्यों को लेकर के की गई है। अब बात आती है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो पृष्ठभूमि के लिए हमें वही संथानम समिति और उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो हमने कंसेप्ट के तौर पर इसको एक एपेक्स बॉडी के तौर पर लिया है, एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान के रूप में इसकी कल्पना की गई है, जो केंद्र के किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक स्वतंत्र संस्था है, ऑटोनोमस है, जो केंद्र के किसी विभाग के अधीन नहीं आती है, इसलिए किसी के दबाव में नहीं आती है, इसलिए इससे उम्मीद की जाती है कि ये सतर्कता गतिविधियों की निगरानी बेहतर तरीके से कर सकेगी। और केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को अपने अपने विभागों में सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनका निष्पादन करने, समीक्षा करने और सुधार करने में ये सलाह दे सकती है। ऐसी हमने कल्पना इसके बारे में की थी। अब बात आती है इसकी भूमिका और कार्य क्या है, यानी जो हमने रोल इसको सौंपे हैं वो क्या है। तो एक तो जो सीबीआई है, अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल। सीबीआई जिन मामलों में, भ्रष्टाचार के जिन मामलों में जांच करती है उसका ये अधीक्षण करती है, यानी सुपरिंटेंडेंस करती है, देखरेख करती है, यानी उनके ऊपर ये निगरानी रखती है सीबीआई के ऊपर भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के समय। दूसरी बात कि केंद्र सरकार कोई भी मामला अपने किसी भी विभागीय कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित होता है उसको भेजती है तो ये उसकी जांच करती है। यानी संक्षेप में हम ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों के बारे में या तो विसिल ब्लोअर्स के द्वारा, यानी कोई भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा कोई शिकायत मिलती है तब, या फिर केंद्र सरकार इनको कोई रेफर करती है मामला तब, उन सब मामलों पर ये अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अपनी रिपोर्ट को ये प्रतिवर्ष सारी रिपोर्ट्स बना करके, प्रतिवर्ष का अपना जो एनुअल रिपोर्ट होती है, लेखा जोखा होता है, उसको ये राष्ट्रपति को सौंपती है। विभिन्न मंत्रालयों में, विभागों में, संगठनों में सतर्कता के उपाय पर निगरानी रखती है कि वो विभाग अपने यहाँ किन तरीकों को अपना करके भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सीबीसी जो है, यानी अध्यक्ष और सदस्य, सीबीआई के अंतर्गत जो नियुक्तियां होती हैं उन नियुक्तियों में एक तो नियुक्ति डायरेक्टर की नियुक्ति को छोड़ करके और एसपी रैंक के अधिकारियों से ऊपर की सारी नियुक्तियां सीबीसी की सलाह से एक समिति के द्वारा की जाती है। तो सीबीआई की नियुक्तियों में इसकी भूमिका है।
प्रवर्तन जो निदेशक होते हैं, प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर जो होते हैं सीबीआई में होते हैं, उनकी नियुक्ति भी सीबीसी की सिफारिश पर ही होती है। यानी दो तरह की नियुक्तियां, एक तो सीबीआई में जो प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर होते हैं उनकी नियुक्ति, और एसपी रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति। ध्यान रखना है, डायरेक्टर की नियुक्ति, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को छोड़ करके वो सारी नियुक्तियां सीबीसी की समिति की सिफारिश पर की जाती है। हालांकि उस समिति में अकेले सीबीसी नहीं होता, उसमें दूसरे लोग भी शामिल होते हैं, लेकिन यानी ऐसे कहो कि नियुक्ति करने वाली जो एक समिति होती है उस समिति में सीबीसी शामिल होता है। तो सीबीसी की बहुत बड़ी भूमिका है सीबीआई की नियुक्ति में। और किसी भी जांच का संचालन सीबीआई करती है तो उस समय पर उसको सिविल न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के अधिकार प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, सिविल कोर्ट के अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं कि सीबीसी किसी विभाग में जिस भी फाइल को देखना चाहेगी, जिस भी पत्राचार को देखना चाहेगी, उस विभाग को वो पत्राचार, वो फाइल सीबीसी को दिखाने होंगे। विभाग के जिस भी व्यक्ति को जांच में उचित पाए जाने पर जिसको भी सीबीसी अपने यहाँ बुलाएगी, वो अधिकारी को उसके यहाँ आना होगा। नहीं आने पर ये दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है, जैसे कोर्ट कर सकता है। तो कोर्ट जिस तरह से किसी को भी अपने यहाँ बुला सकता है, किसी भी पत्राचार को देख सकता है सिविल कोर्ट, बिल्कुल वैसे ही इसको अधिकार होते हैं। तो काफी बड़े अधिकार है। तो इन भूमिकाओं के साथ ये काम करती है। अब बात आती है कि सीबीसी आयोग जो है इसकी संरचना क्या है। तो इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त होता है जिसे अध्यक्ष कहते हैं, दो सतर्कता आयुक्त होते हैं जिन्हें हम सदस्य कहते हैं, यानी 3 सदस्यीय समिति है ये। तीनों सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है। राष्ट्रपति इन तीनों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर करता है। उस समिति में 3 लोग शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता। अगर लोकसभा में विपक्ष का मान्यता प्राप्त नेता नहीं होता तो अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक स्पष्टीकरण दिया था कि लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल का नेता इसमें भाग ले सकता है। और तीनों जो आयुक्त हैं इनको कदाचार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई जांच और सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो ये इसकी संरचना हो गई। अब जो सीबीसी का पूरा संगठन है उसका क्या सेटअप है, तो 3 तो सतर्कता आयुक्त हो गए, यानी एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त। इनके नीचे 2 खंड होते हैं, 2 विंग होती है। एक विंग कहलाती है, एक तो मुख्य तकनीकी परीक्षक खंड यानी चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, और दूसरी कहलाती है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज विंग। ये दोनों विंगों के क्या क्या काम हैं अलग अलग, उनको देखते हैं। तो जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग है उसमें इंजीनियर्स होते हैं जो निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत पर तकनीकी जो पहलू होते हैं उन तकनीकी पहलुओं पर ऑडिट करते हैं, तकनीकी पहलुओं की जानकारी लेते हैं। यानी कि निर्माण कार्यों में क्योंकि विशिष्ट मामले होते हैं निर्माण के, सड़क निर्माण है, पुल निर्माण है, बांध बनते हैं, बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं, उनमें अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें होती हैं तो उन पर इस तरह से जो टेक्निकल मामले हैं उनको ये देखती है। और सीबीआई भी अगर कोई टेक्निकल जांच कर रही होती है निर्माण कार्यों से संबंधित तो सीबीआई को भी ये तकनीकी सलाह देता है, यानी ये वाला जो विंग है तकनीकी सलाह देता है। तो नाम से ही पता लग रहा है इसका। और दूसरी विभागीय जांच आयुक्त खंड है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज विंग है, ये भी नाम से ही पता लग रहा है कि जो विभागीय जांच है, डिपार्टमेंटल जांच है, उनको लोक सेवकों के विरुद्ध यानी जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके विरुद्ध कोई जांच है तो उनको ये सीबीआई खुद कर लेती है, सीबीआई ने, तो ये खुद कर लेती है। तो मतलब संरचना और संगठन के बारे में हम देखें तो टॉप लेवल पर सबसे ऊपर 3 आयुक्त, उनके नीचे 2 विंग, टेक्निकल विंग और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी विंग। तो इस तरह से ये सेटअप है पूरा इसका सीबीसी का, और इसकी भूमिका है, इसके रोल हैं, ये किन चीज़ों के अंतर्गत कार्रवाई करती है, कैसे कार्रवाई करती है, ये बिंदु है। अब अगला टॉपिक हम समझेंगे सीबीआई, यानी कि सीबीआई जो है वो क्या है। तो
तो सीबीआई क्या है? मैंने जैसे बताया कि केशंथानम समिति की सिफारिश पर ही 1963 में जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई गठित की गई। सीबीसी और सीबीआई दोनों का गठन केशंथानम समिति की सिफारिश पर हुआ है, यानी दोनों ही केशंथानम समिति का ब्रेन चाइल्ड कहे जाते हैं। सीबीआई का गठन 1963 में और सीबीसी का गठन 1964 में। सीबीआई सिर्फ जांच करने वाली एजेंसी है, तथ्य जुटाने वाली एजेंसी है, यानी कि जो एविडेंस होते हैं भ्रष्टाचार के मामलों के या आर्थिक भ्रष्टाचार के या फिर आपराधिक मामलों के, तीनों में जांच करती है। ध्यान रखना है, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और जो क्रिमिनल्स होते हैं, हत्या, डकैती, बड़े संगठित अपराध, उन मामलों की जांच करती है, तथ्य जुटाती है। और भ्रष्टाचार के मामलों में सीबीसी इसी से जांच करवाती है अगर वो खुद सक्षम नहीं होती है तो ये एक जांच एजेंसी है भारत की सर्वोच्च। इसकी जो रूट्स हैं, यानी कि सीबीआई खुद में कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखना है, लेकिन ये अपनी शक्ति दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से प्राप्त करती है। इसको मैं अभी थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। और सीबीसी और लोकपाल को जांच में सहायता देती है। और जैसा मैंने अभी बताया कि ये आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और संगठित अपराधों की सभी की जांच करती है, लेकिन ये केंद्र की संस्था है। केंद्र के अंतर्गत जो विभाग हैं उनमें तो ये सीधे जांच कर सकती है, लेकिन राज्यों में इसको जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है अथवा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डायरेक्शन के आधार पर किसी राज्य के किसी मामले में ये जांच कर सकती है, लेकिन सीधे जांच राज्य में नहीं कर सकती। तो राज्य में जांच करने के लिए इसे या तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर जांच करेगी। तो इस तरह से ये हम देखें कि सीबीआई क्या है। अब हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे सीबीआई की। तो इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1941 में, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय युद्ध संबंधी मामलों में जो भ्रष्टाचार के मामले थे उनकी देखरेख के लिए भारत सरकार ने 1948 में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1941 गठित किया, जिसे विशेष पुलिस स्थापना कहते हैं। यही सीबीआई थी, असल में नाम नहीं था सीबीआई, लेकिन बस ऐसे कहो कि इसकी स्थापना शुरू में एसपीई 1941 के नाम से की गई थी और सिर्फ इसे लिमिटेड मामले दिए गए थे जांच के, युद्ध संबंधी भ्रष्टाचार। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब इसकी युद्ध संबंधी भ्रष्टाचार की आवश्यकता तो खत्म हो गई, लेकिन विभागों को महसूस हुआ कि हमें इस तरह की एक एजेंसी की जरूरत है जो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर सके। तब फिर एसपीई 1941 में सुधार किया गया और इसको बना दिया गया डीएसपीई 1946, यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। और तब फिर इसको गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया गया और सारे विभागों की भ्रष्टाचार की जांच करने का अधिकार दे दिया। तो यहाँ पर इसका रोल बढ़ गया, यानी 41 में ये सिर्फ युद्ध अपराध संबंधी, युद्ध में भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की जांच करने के लिए थी। 46 में ये अन्य सभी विभागों में अन्य सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच करने लगे। तो इस तरह से रोल बढ़ा इसका। और ये किसके अधीन आ गई? पहले ये सिर्फ जो रक्षा मंत्रालय था उसके अधीन काम कर रही थी, लेकिन 46 में आ गई ये गृह विभाग के अधीन। अब जो केशंथानम समिति थी उसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1963 को इसने अपना वर्तमान जो नाम है सीबीआई वो प्राप्त किया, यानी डीएसपीई बदल करके अब नाम हो गया केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। हालांकि डीएसपीई 46 मौजूद है कानून, ध्यान रखना, जैसा मैंने बताया ना, सीबीआई खुद में कोई वैधानिक चीज नहीं है। सीबीआई तो इससे शक्ति प्राप्त करती है डीएसपीई 1946 से, यानी जो कानून है उस कानून के अंतर्गत काम करती है, लेकिन नामकरण इसका सीबीआई 1963 में हुआ। और इस तरह से
ये जो है केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जांच करने लगी, और आगे चल करके फिर इसके जो मतलब तमाम पीएसयू बनने लगे तो उनको इसकी जांच के दायरे में ला दिया गया। तो इसका दायरा जो है वो बढ़ता चला गया। और फिर जब बैंकों का निजीकरण हुआ 69 में, तो फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी इसकी जांच के दायरे में ला दिया गया। और इस तरह से ये जो है मतलब आर्थिक अपराधों, हत्या, अपहरण, इन सब चीज़ों की भी जांच करने लगी। शुरू में आतंकवादी अपराध की भी जांच करने लगी। हालांकि फिर 2008 में जब मुंबई पर हमारा आतंकवादी हमला हुआ, तो आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए एक अलग से जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई। लेकिन 2008 तक आतंकवादी गतिविधियों और उनमें जो भ्रष्टाचार हो रहे थे, उस तरह के मतलब जो अपराध थे, उनकी भी जांच ये करने लगी। तो धीरे धीरे इसका दायरा जो है वो बढ़ता चला गया। अब हम समझते हैं कि इसकी संरचना क्या है। तो इसका चीफ जो होता है वो डायरेक्टर कहलाता है, जो 2 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त होता है। इस समिति में 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस समिति की सिफारिश पर 2 वर्ष के लिए डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है। ये डायरेक्टर इंडियन पुलिस सर्विस का सीनियर ऑफिसर होता है, और वर्तमान में ये गृह मंत्रालय के अधीन से हटा करके इसको सेंट्रल जो हमारा सचिवालय है, केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है हमारा, उसके अधीन एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में ये काम करती है। अटैच्ड ऑफिस क्या होते हैं इनको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। ये विभागों की तरह ही संस्थाएं, जैसे डिपार्टमेंट होते हैं उसी तरह के उसके थोड़े से छोटे लेवल पे ये कार्य करने वाले संगठन होते हैं। फिलहाल पॉइंट बस आप याद रखें कि फिलहाल सीबीआई किसके अधीन है, तो सेक्रेटरीट के अधीन ये अटैच्ड ऑफिस है। और इस समय पर डायरेक्टर कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला इसके डायरेक्टर है। तो इस तरह से ये सब सीबीआई के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। तो ध्यान रखना है कि लोकपाल और लोकायुक्त, फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि केंद्र में भ्रष्टाचार की जो मामले हैं उनकी सुनवाई के लिए लोकपाल, और राज्यों में लोकायुक्त। लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त दोनों के लिए संसद ने 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत एक न्यायिक संस्था के तौर पर केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन का रास्ता साफ हुआ। और 2019 में आकर के देश के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष पहले लोकपाल। अब लोकपाल की संरचना क्या होती है? लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इन 8 में से 4 सदस्य निश्चित ही न्यायिक क्षेत्र के होने चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों रिटायर, या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हों, ये निश्चित है, उनमें से होने चाहिए। और 4 सदस्य SC, ST, OBC, महिला और माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए, यानी 50% इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अध्यक्ष और सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस 5 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में विपक्ष का नेता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक देश के जाने माने न्यायविद, एमिनेंट जूरिस्ट, ये 5 लोग होते हैं। और ये जो एमिनेंट जूरिस्ट कौन होगा, इसके लिए ये समिति के जो 4 अन्य सदस्य हैं, इनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति एमिनेंट जूरिस्ट को नॉमिनेट करेगा। तो इस तरह से ये 5 सदस्यीय समिति सिफारिश करती है। और इससे भी पहले ये 5 सदस्यीय समिति के लिए एक सर्च कमेटी बनती है, जो देश के विभिन्न योग्य लोगों को इस समिति के सामने उनका बायोडाटा रखती है कि ये लोग लोकपाल में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं। यानी सर्च कमेटी सर्च करती है, एक सूची बना करके इस कमेटी के सामने रख देती है, और ये कमेटी उस सूची में से ही फिर बाकी लोगों को चुन करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है, और राष्ट्रपति उनमें से उनको फिर नियुक्त करते हैं। तो इस तरह से इसकी ये संरचना है। अब इनका कार्यकाल और हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो अध्यक्ष और सदस्य
अधिकतम 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरे होने तक अपने पद पर रह सकते हैं। साबित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले कदाचार के आरोपों की जांच कराई जाती है। फिर जांच में अगर वो आरोप सही पाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर हटाने की सिफारिश करता है, तब राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। अपना कार्यकाल पूरा होने पर ये सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते। ये इनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किया गया है। अब लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है? तो सबसे पहले कि लोकपाल जो है वो स्वशासन के लिए, यानी कि अच्छे शासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए नागरिकों की चिंताओं को संबोधित और पूरी करने के लिए वचनबद्ध है। असल में यूनाइटेड नेशंस में जो करप्शन के अगेंस्ट एक कन्वेंशन हुआ था, भारत उसका एक सिग्नेटरी है, यानी कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का भारत सिग्नेटरी है। इसलिए भारत ने गुड गवर्नेंस के लिए अपने यहाँ पर भ्रष्टाचार निरोधी उपाय करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की कि गुड गवर्नेंस के लिए हम जो भी संभव उपाय होंगे उन उपायों को करेंगे और उसके लिए अपने यहाँ पे कोई एक संस्था स्थापित करेंगे। तो लोकपाल उसी यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की प्रतिबद्धताओं को जाहिर करने के लिए गठित किया गया। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, बी, सी, डी के कर्मचारी और संसद के कानून से बने सभी संगठन, ट्रस्ट, बोर्ड, निगम, जो भी मतलब केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त करते हैं, फंड प्राप्त करते हैं, वो सब इसकी जांच के दायरे में आते हैं। और सीबीआई की भी भ्रष्टाचार के मामलों में निगरानी करता है और ये अपनी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत ही करता है और उसमें ये सजा में वृद्धि भी करता है। जो करप्शन एक्ट में जो सजा के प्रावधान है उनमें ये वृद्धि कर सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों। तो ये इसका जुरिडिक्शन है। यहाँ पर आप एक प्रश्न ये जान सकते हैं कि सीबीसी और लोकपाल में क्या अंतर है, क्योंकि सीबीसी भी यही काम करता है। तो मुख्य जो अंतर है वो ये है कि सीबीसी के अंतर्गत सिर्फ कर्मचारी आते हैं, केंद्रीय कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के उच्च अधिकारी और पीएसयू के, लेकिन इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद ये भी आते हैं। तो इसका जो दायरा है वो बड़ा है और ये एक न्यायिक संस्था है। सीबीसी अपनी सिफारिशें विभागों को भेजता है और विभागों से कार्रवाई करवाता है, ये खुद कार्रवाई करता है। ये भ्रष्टाचार के मामलों में जो जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और आरोप साबित भी नहीं हुए हैं, तभी भी ये उनकी संपत्ति को सीज कर सकता है, अटैच कर सकता है, भ्रष्टाचार से कमाई हुई संपत्ति को अटैच कर सकता है। तो इसको ज्यादा अधिकार दिए गए, तो इसका क्षेत्राधिकार ज्यादा है, शक्तियां ज्यादा है लोकपाल की। तो इस तरह से हम इन तीनों संस्थाओं के बारे में पूरा जानते हैं और अंतर हमने समझा इनका, इनके क्षेत्राधिकार समझे। यहीं पे इसको टॉपिक को हम खत्म करते हैं।